हेलो दोस्तों, ये तीसरा लेक्चर है जो मैंने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर बनाया है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए है नहीं। ऑल टोटल हमारा संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसकी रूपरेखा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, इन सब की कार्य प्रणाली की विवेचना की गई है। अब मेरा ये जो क्लासेस शुरू करने का जो मोटिव था वो ये था कि एलएलबी में हर साल लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं। उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिंसियर और सीरियसली लॉ को लेते हैं। बहुतों का जो पर्पज होता है वो सिर्फ ये होता है कि कैसे भी एलएलबी हो जाए। उनका पर्पज भी बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। तो उनको हो सकता है मेरा ये वीडियो उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि इसमें मैं विकास की तरह या ओझा जी की तरह या बाकियों की तरह आपके मनोरंजन की बातें नहीं करूंगा। इसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ की बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा आपको। उसमें ही समझना होगा, उसमें ही इंटरेस्ट लेना होगा। तो अगर आप तैयार हैं तो आपको इसमें आगे चल के बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करके इनको बनाया। मतलब उन फैक्ट को लिया हुआ है जो जरूरी है। मतलब इनको अगर आप कहीं पर भी आपके दिमाग में आ गया तो आपको पूरा 2 से ढाई पेज का आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि आपको किस चीज पर कितना फोकस करना है। और बेसिकली एग्जाम में मार्क हमेशा इसी चीज पर आते हैं कि आपने किस चीज पर कितना फोकस किया हुआ है, कितना किसको एम्फेसाइज किया हुआ है, कितनी चीजों को बारीकी से समझ के लिखा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे यहाँ पर आंसरिंग में? हम सवाल करने वाले का मोटिव नहीं समझते। मतलब हम सवाल को अपने हिसाब से समझते हैं। जैसे भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की विवेचना की थी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसका मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव उसका कई सारे हो सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। पहला तो यह है कि हम संघीय ढांचे को स्ट्रांग शो करें। दूसरा यह है कि हम ये बताएं कि संघीय ढांचे के चक्कर में राज्यों की ऑटोनोमस या जो अपनी फेडरल चीज है वो बेकार हो रही है, मतलब वो अस्तित्वहीन है। इसमें हम विवेचना ये भी कर सकते हैं कि संघीय ढांचे के चक्कर में एक राज्य जो है विदेशों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वहां से चीजों को अपने यहाँ इनवाइट नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें पॉजिटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव और पैसिव सारी चीजें उसमें शामिल है। पर डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, उस मोटिव को समझना। हालांकि जिस एग्जाम के लिए आप दे रहे हैं वहां पर मोटिव को ही समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स लॉ ऑफ क्राइम ये कहता है कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या है। मतलब अगर जैसे हत्या होती है तो इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या, अकस्मात, बहुत सारी चीजें होती है, तो सभी के अलग अलग धारा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोटिव। उसी चीज को मैंने लिया गया। अभी जैसे संविधान की जब हम बात करते हैं तो कुछ एक ऐसे केस बने इसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना पुराना डिसीजन बदलना पड़ा, या सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के कुछ डिसीजन को बदलना पड़ा, या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल के उस पर अध्यादेश लाना पड़ा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि भाई सारे ही लॉस ही चल रहे हैं, तो फिर ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिंग क्यों हो रही है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो भी एक लॉ है, तो उसको हमारी संसद कैसे डिनाई कर सकती है? जो संसद में जो लॉ बना है उसको हमारा सर्वोच्च न्यायालय कैसे डिनाई कर सकता है? जबकि सारे ही, सबका जो मोटिव है वो ये है कि टू मेक द लॉ स्ट्रांग इन द कंट्री। मतलब सारे ही लोग संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई का पालन करते हैं। फिर ये कहाँ पर क्या दिक्कत है? तो इन सबको हम पूरी तरह से, थोड़ा देखिए, मैं संविधान को आपको बताऊंगा तो मेरी 100% पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, संविधान को लेकर के मैं पूरी तरह से 100% एक पॉजिटिव थॉट नहीं रखता। रीजन उसका यह है कि इसमें इतने जोल झपाटे हैं कि एक
एक आम नागरिक यानी कि मैं और आप अगर इसमें किसी चीज को पकड़ के बैठ जाए कि हाँ ये चीज इसमें लिखी है, इससे हमको न्याय मिलेगा, तो आप निराश ही होंगे। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें लोगों को निराशा मिली है, जिसमें से एसआर मुंबई, केशवनाथ और फलाने ढिमके बहुत सारे, इन सारे केसों की मैं विवेचना करूंगा, आपको उसमें समझ में आएगा कि कैसे संविधान का फायदा उठा करके आम जनता को इस तरह से बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है आप समझिए। डीडी बसु जो कि संविधान के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, मैं ये सारी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि ये सारी को आप कहीं ना कहीं अपने आंसर में क्लब कर सकते। ये आपके आंसर को और डेकोरेट करेगी कि आखिर चीजों का पर्पस क्या था और उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, लोगों को क्या उम्मीदें थी और उनको क्या मिल रहा है। संविधान ना तो पूरी तरह संघीय है ना एक एक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। मिश्रण में प्रॉब्लम क्या आती है कि जिसकी विल पावर ज्यादा, मतलब अगर केंद्र सरकार की विल पावर बहुत अच्छी है, वहां पर बहुमत बहुत अच्छा है, तो वो राज्य सरकार की सुनेगा ही नहीं। राज्य सरकार की विल पावर बहुत अच्छी है तो वो केंद्र सरकार की अवमानना कर सकती है। और दोनों ही स्थितियां न्याय संगत तर्क संगत है, दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है भारतीय संविधान वास्तव में संघात्मक है। कारण क्या है? क्योंकि संविधान सभा ने इसको संघात्मक घोषित किया है। एसआर मुंबई मामले में, जो कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 115 था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान को संघात्मक ही माना। अब इसमें क्या है कि एसआर मुंबई जो है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे। ध्यान से देखिए, ये समझिए इस चीज को। क्योंकि राष्ट्रपति शासन कई बार राज्यों में लगाया गया और कई बार ऐसा हुआ कि वो राज्य सुप्रीम कोर्ट चला गया और राष्ट्रपति शासन को वापस लाना पड़ा। अभी हाल मौजूदा की सरकार में ये कई राज्यों में ऐसा हुआ, पर ये यहाँ की बात सुनिए। 1989 में उनकी सरकार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का मौका दिए बिना, सोचिए, राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया, बोला कि 365 के। अब आप ये सोचिए कि विश्वास मत हासिल करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है। अगर किसी भी कारण से कुछ होता है तो वो एक बार फिर से इसको ट्राई मारते हैं, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया और इसको बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल वास्तव में कहने को तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वास्तव में ये होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। इसको जो आदेश केंद्र सरकार चाहती है वो पारित करवा लेती है, भले ही वो राष्ट्रपति के द्वारा है। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। कर्नाटक राज्य, जो हमारे साउथ के राज्य हैं, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ के जो सिस्टम है उससे टकराने की हिम्मत रख लेते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गहनता से देखा और निर्णय ये दिया कि भाई ये अभी के लिए तो ये देखो ठीक है। लेकिन मामला ये हुआ कि इस केस ने एक सिस्टम को थोड़ा टाइट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। मतलब केंद्र जो संसद है उसमें भी एक बार उस पर थोड़ी सी चर्चा होने लगी कि किन कारणों से लगे। जैसे अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल की हालत कितनी खराब है, मणिपुर की हालत बहुत खराब है, बहुत से और भी राज्य हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा नहीं हो रही। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तो खैर अब आया है कायदे से, लेकिन उससे पहले भी कई बार जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, वहां नहीं। आप बिहार का देखते हैं, झारखंड का देखते हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ बहुत हालत खराब होती है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या बताएं। पर वहां पर भी अब राज्य सरकार के कायदे में हस्तक्षेप करने को केंद्र सरकार भी राष्ट्रपति शासन लगाने से थोड़ा कतराती है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले क्या था कि सत्ता अधिग्रहण होता था, अब जिम्मेदारी वाला मामला आ गया। अब जो राज्य सरकार से बर्खास्त होते हैं वो एक तरह से विद्रोही प्रगति हो जाते हैं, वो फिर हर बात में, जैसे दिल्ली में जब लग गया,
तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए राज्यपाल देखो, राज्यपाल देखो, मतलब एक तरह से चढ़ाने वाला काम है। तो ये सारी चीजें इस केस में निकल गया। इस केस को मैं अलग से डिस्कस, ये है केशवानंद भारती का केस है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है। अब देखिए, फेडरल और यूनियन, इन दो में बहुत फर्क होता है। यूएस का जो सिस्टम है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। इंडिया में सिस्टम जो है यूनियन, मतलब हमको एक यूनाइट रहना है। फेडरल में क्या होता है कि हर राज्य सरकार की अपनी ऑटोनोमस क्षमता होती है, वो चाहते हैं कि हमारा आधिपत्य, हमारी सत्ता बनी रहे। तो इस चीज को बताया गया कि भाई ये जो संघ है वो बेसिकली क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब कोई स्टेट ये चाहे कि वो अलग हो जाए तो उसको ये क्या पावर नहीं है, उसको साथ में ही रहना पड़ेगा। और वो यूनियन है, इसीलिए पूरा भारत एक संघ है, द यूनियन ऑफ द स्टेट। फिर क्या हुआ कि इसको और क्लियर करने के लिए सूचियां बनाई गई कि भाई कौन से काम राज्य के हैं, कौन से केंद्र के हैं, और कौन से दोनों। इसमें भी फिर ये हुआ कि जो संघ सूची और राज्य सूची में जो कोई विषय बनते, मतलब जो समवर्ती सूची में भी है, उसमें राज्य ने भी अपना कुछ बनाया और केंद्र ने भी बनाया। तो उसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र ने बनाया है वो लागू होगा। अगर वो केंद्र का बनाया हुआ लागू हो रहा है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर की बात है, मतलब संघवाद को, मतलब संघीय ढांचा को वरीयता दी जा रही है। दूसरे पे आते हैं, राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है, राज्यों का कोई अलग से झंडा नहीं है, राज्यों का कोई अलग से गान नहीं है, राज्यों के कोई अलग से वोटिंग सिस्टम नहीं है जैसा कि यूएस में होता है। तो इसका मतलब है वोटर आईडी कार्ड भारत सरकार का, आधार कार्ड भारत सरकार का, नागरिकता वाला सारा कार्यक्रम, संविधान भी एक तरह से भारत सरकार का। तो यहाँ पर भी संघीय स्ट्रक्चर आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, क्योंकि राज्य का अस्तित्व जो है वो नागरिकों की संरक्षा करने के लिए है। इसके अलावा जो नागरिकता वाले संबंधी है वो केंद्र के अधीन है। संघीय ढांचे का लचीलापन, ये देखिए लचीलेपन की बात जो है वो फायदे के लिए है, कि जब लगता है कि ये लचीलापन दिखा करके फायदा देना है तो वो लचीला, वही कानून निर्माता, वही विधि निर्माता, वही संसद के लोग उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते। तो ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। चलिए, अब आते हैं हम, जैसे जीएसटी है, मतलब जितना भी टैक्स है वो ज्यादातर टैक्स का कलेक्शन केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सरकारों के पास टैक्स की पावर कम है, और असली रेवेन्यू टैक्स से ही आता है, चाहे वो आबकारी विभाग का टैक्स हो या कोई भी हो। नीति आयोग भी राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो भी केंद्र सरकार। तो जो भी नीति निर्माण वाला काम होता है या बड़े बड़े टैक्स लगाने का काम होता है वो केंद्र सरकार, तो यानी कि संघ की वरीयता फिर से हो गई। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो है हमेशा केंद्र की तरफ से जाता है, वो सारी एनालिसिस करता है। तो यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर पावर्स है, वो सारी केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास तो उनको इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी है। तो संघीय ढांचे में बहुत सारी चीजें इनक्लब्ड है, मतलब ऑल टोटल ये है कि जो संघीय ढांचा है उसका पर्पज ये है कि कोई भी राज्य जो है वो देश से टूट के बिखर के अलग ना हो जाए। इसलिए इसको एक अद्भुत तरीके से जोड़ के रखा गया है। तो संविधान की जो पूरी सिस्टम है या जो है वो पूरी तरह से संघवाद के ऊपर ही आधारित है। अदरवाइज तो क्या होता है कि जितने राज्य बनते, हर राज्य का कोई ना कोई अपना एक संविधान होता है, और फिर उस संविधान में और भारत के संविधान में हमेशा टकराव। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कई बार ऐसा होता है कि केंद्रीय पुलिस यानी सीआरपीएफ या सेना, उसको डिप्लॉय किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। वहां पर आर्मी के मेजर हो या सीआरपीएफ के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, और यहाँ के एसपी डीएसपी में हमेशा टकराव होता है।
रीजन उसका क्या होता है कि जो एसपी डीएसपी होते हैं उनको उस क्षेत्र की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और इनको जब डिप्लॉय किया जाता है तो ये बाहर किसी क्षेत्र के होते हैं जिनको उसकी जानकारी होती नहीं। तो यहाँ पर वो टकराव वाली स्थिति आती है। और सोचिए, यही चीजें अगर लिपिबद्ध तरीके से हो तो कितना बुरा टकराव हो। इस प्रकार से आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो पूरी तरह से संघवाद के ऊपर है। और इसका जो संसदीय ढांचा है, इसकी स्ट्रांगनेस है, यही हमारे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष गणराज्य राज्य घोषित कर सकता है। अगर हमारे राज्यों के पास भी अपने अपने संविधान होंगे तो फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये भारत देश है। यहाँ की आबादी जो है अपने व्यक्तिगत फायदे को सर्वोपरि मानती है, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चीजों को समझना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जल्दी ही दूसरे सेशन में फिर